तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का एक और टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, अभी मैंने कल या एक दो दिन पहले इस पे फर्स्ट पार्ट पूरे किताब से छाट कर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज भी इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट फिजिक्स कक्षा 12वीं के फर्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्यादा टाइम ना करते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है बच्चों, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। के परावैद्युतांक तथा 3D/4 की मोटाई है, मतलब उसका परावैद्युतांक के और उसकी जो मोटाई है 3D/4 है। प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है, तो बताओ परावैद्युतांक का मान क्या होगा। ठीक, तो यहां देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है बच्चों, वो निर्वात में कितनी होती है, मतलब वायु में कितनी होती है। तो निर्वात या वायु में क्या होती है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है। इसका मान कितना है बच्चों, जब वायु में था तो 3 माइक्रोफैरड था, तो इसको लिखेंगे 3 बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समीकरण हमारा 1 हो गया। समझ में आया बच्चों। जब उसको हम लोग किसी परावैद्युतांक में डालते हैं और उसकी मोटाई कितने परावैद्युतांक, उसकी मोटाई दिया है क्वेश्चन में 3D/4। तो जब उसको डालते हैं किसी परावैद्युत पदार्थ वाले, मतलब उसमें परावैद्युत पदार्थ का T मोटाई का कोई पदार्थ डाल दे रहे हैं उसके प्लेटों के बीच, तब उसकी धारिता क्या हो जाती है, तो उसकी धारिता जो हो जाएगी उस समय, वो क्या है क्वेश्चन में बच्चों, उस समय कितनी हो जा रही है, 6 माइक्रोफैरड हो जा रही है। तो ध्यान देना, उस समय हम क्या करेंगे, 6 बराबर, देखो पहले सूत्र क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के होता है। जब टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ उसके प्लेटों के बीच रखते हैं तो सूत्र ये होता है। ठीक है बच्चों, तो चलो यहां पे ध्यान देना, यहां पे क्या लिखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यहां से क्या करेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाई, यहां डी रखने देंगे। टी का मान क्या है, मोटाई उसका जो दिया है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 3D/4 दिया है। तो यहां पे बच्चों जो टी का मान इस क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया है, 3D/4। ठीक है, तो इसमें हम 3D/4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3D/4 प्लस यहां भी 3D/4 रखेंगे तो 3D/4 के हो जाएगा। समीकरण ये 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। चलो एक लाइन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा के क्या होगा, 4 एक कम 4D हो जाएगा, 4 का गुणा होगा तो 4D में से 3D घटेगा तो कितना बचेगा, 1D। कितना बचेगा, 1D। तो यहां लिखेंगे D बटा के 4 प्लस 3D बटा के 4K। इतनी बात क्लियर हुई। अगर चाहते हो तो एक लाइन और सॉल्व करोगे तो इसमें से D कॉमन कर सकते हो आप, D कॉमन लोगे तो 6 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट बटा के D कॉमन ले लोगे तो 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। इतना बचेगा, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। ठीक है, तो यहां ध्यान देना बच्चों। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको समीकरण 2। बात समझ में आई। अब देखो समीकरण 1 में 2 का भागा दे दो, समीकरण 1 भागे, या ऐसे लिख दो, समीकरण 1 में
2 से क्या करने पे, भाग देने पे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। ये 3 हो गया पहला समीकरण, दूसरा समीकरण में 6 हो गया, तो उधर वाला पद भी आपस में डिवाइड होंगे, तो उधर क्या हो, ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी कुल के बटा क्या हो जाएगा, देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कोष्टक में क्या होगा, 1/4 प्लस 3/4 के प्लस क्या हो गया 3/4 के। अब देखो बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, डी से डी भी कट जाएगा, डी से डी भी कट जाएगा, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डी से डी भी कट जाएगा, तो लिख सकते हो 3/6 मतलब 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 के। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो चलो 3/4 के को रहने दो, 3/4 के बराबर लिख सकते हो इसको, क्या ये इधर आएगा घट जाएगा, 1/2 में से 1/4 घटेगा, तो 3/4 के बराबर बचेगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ होगा 2, कितना 2 का भागा देंगे तो 2 दूना के 4, 2 आएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 के बराबर 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा तो के बराबर कितना बचेगा, देखो 4 से 4 कट गया तो 3/के होगा बराबर 1 आएगा, या के बराबर लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, के बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि के बराबर कितना आया 3, ये 3 क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई। परावैद्युत पदार्थ का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ फिर से ध्यान देना एक बार कि पहले जब निर्वात या वायु था तो एक समीकरण यहाँ से बना दिया हमने, निर्वात या वायु के लिए संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है। ठीक है, तो उस समय कितना दिया था, 3 माइक्रोफैरड दिया था। फिर उसके बाद जब उसको उसके बीच में, उसके प्लेटों के बीच में कोई कुछ मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो सूत्र ये होता है। ठीक है, इस यहाँ से हमने दूसरा समीकरण बना लिया, पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग दिया, तो यहाँ पे हमको परावैद्युत पदार्थ का जो मान आ गया बच्चों कितना है, 3। तो ये क्वेश्चन देखो 5 नंबर में आता है बोर्ड के एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लेना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लेना बच्चों। ठीक है, किसी न किसी सेट में देख लेना, 7 सेटों में से किसी एक सेट में जरूर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप जरूर तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो इसमें दोनों फार्मूले आ गए, धारिता वाला ए वाला भी आ गया और ए वाला भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। ठीक है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता कितना है बच्चों, 16 पिकोफैरड है। तो इसको यहाँ पे पहले क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर है यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2D/3 कर दी जाए, तब उनके बीच के बराबर 3 मतलब परावैद्युत जो परावैद्युतांक है उसका मान 3 है का पदार्थ भर दिया जाता है, मतलब 3 परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाता है, तो बताओ संधारित्र की धारिता क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब हमसे दिया है और उसमें धारिता पूछा है, जब उसमें 3 परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भर दिया जाता है तब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले वायु संधारित्र जो दिया है, वायु संधारित्र की धारिता कितना दिया है, वायु संधारित्र की धारिता दिया है 16 पिकोफैरड, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बराबर दिया है 16 पिकोफैरड, तो उसको रहने दीजिए समीकरण 1। जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तब क्या होगा, जब लिख देना है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब क्या होगा भाई, तो यहां पर ध्यान देना C डैश बराबर, या हम इसको कह सकते हैं बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट के,
के परावैद्युत पदार्थ होता है ना, जब जैसे कोई परावैद्युतांक दिया रहता है तो उसको के कहते हैं। तो के इसमें फार्मूला में के आ जाएगा। वायु के लिए इसका मान 1 होता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी होगा, लेकिन डी का मान कितना है, 2d/3 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 2d/3, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, सी डैश, दूसरा है धारिता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट के का मान कितना दिया है, 3/2d, और देखो ये 3 जो है ये भी 3 ऊपर चला जाएगा। इस के का मान देखो इस क्वेश्चन में दिया है बच्चों, के का मान कितना दिया है, 3, याद रखना इस क्वेश्चन में के का मान 3 दिया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बराबर सी डैश हो जाएगा। अब देखो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d बराबर सी डैश, समीकरण 2। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करना है, इसमें समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। तो जब 1 में 2 का भाग दोगे तो इधर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कुल के बटा क्या हो जाएगा, चलो इसमें भाग दो, 9 ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d बराबर 16 बटा के सी डैश, तो हो जाएगा 16 बटा के सी डैश। अब देखो डी से डी कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कट गया। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ बचेगा क्या, 2/9 बचेगा, 2/9 बराबर 16 बटा के सी डैश। समझ में आया कि नहीं इतना। अब इसको जब हल करोगे तो देखो इस 2 से कटेगा तो कितना होगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ देखो, अच्छा चलो इसका इसमें गुणा कर लो, तो 2c डैश बराबर 16 नमा 144 हो जाएगा। तो c डैश बराबर क्या होगा, 144 हो गया बच्चों। उसमें 2 का भागा दे दोगे, इधर का 2 भागा हो जाएगा, तो क्या बचेगा आगे, 72, क्या बचेगा, 72 पिको फैरड, ठीक है, 72 पिको फैरड होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखो क्या है ना, यहाँ पे ध्यान देना कि जो इसका मात्रक था ये पिको फैरड में था, तो यहाँ भी पिको फैरड में आएगा। अतः कह सकते हैं कि जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तब उसकी धारिता क्या होगी, तो 72 पिको फैरड हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं परावैद्युत पदार्थ भरने पर, परावैद्युत पदार्थ रखने पर क्या होगा बच्चों, धारिता जो होगी, संधारित्र की धारिता जो होगी, धारिता क्या हो जाएगी, 72 पिको फैरड होगी। ठीक है बच्चों, 72 पिको फैरड होगी। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। इसे भी आप वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट के टॉपिक में रखिएगा अपने। श्योर है इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस 100% रहती है। ठीक है बच्चों, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मुझे विश्वास होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको पहले फार्मूला बता रहा हूं कि जो K होता है परावैद्युतांक, वो K बराबर क्या होता है, C/C0। ठीक है, ये माध्यम, जब कोई परावैद्युत माध्यम रहेगा तब उसकी धारिता हो जाती है, माध्यम की धारिता होती है, और ये निर्वात या वायु की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों को दिया रहता है, ये पूछ देता है, या ये दिया रहेगा ये पूछ देता है। ठीक है, तो इस पे आधारित जो भी न्यूमेरिकल होंगे हम लोग कर लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन इस पे आधारित क्या है, अगला क्वेश्चन इस पे आधारित है कि एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। वायु संधारित्र की धारिता मतलब बच्चों किसका मान दिया है, C0 जो दिया है वो 2 माइक्रोफैरड दिया है। वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। आगे दिया है यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखने पर धारिता कितना हो जाती है, 12 माइक्रोफैरड। मतलब C का मान कितना दिया है, 12 माइक्रोफैरड है। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा क्या है, तो बताओ परावैद्युतांक का मान क्या होगा। बच्चों यहाँ से परावैद्युतांक का मान ज्ञात करना हमको। तो देखो K बराबर, अभी आपको मैंने क्या बताया, C/C0। C का मान कितना दिया है, 12, और C0 का मान 2।
जब इसको काटेंगे तो कितना होगा 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड उसका मात्रक दोनों कट जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा 6, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो एक चीज ध्यान देना कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो 2 नंबर आसानी से बहुत कम समय में मिल जाएगा। अगर इसमें आपको डाउट रहता है तो फिर देखो यही छोटी सी भी डाउट फिजिक्स में बहुत बड़ा डाउट बना देता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पहले मैं सिखा ले रहा हूं, तब आपको क्वेश्चन दूंगा। देखो जैसे 2 गोले हैं, ठीक है, धातु के 2 गोले हैं, इनके चार्ज मतलब त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, त्रिज्याएं अलग अलग होगी, या चार्ज भी बोल सकते हैं, नहीं भी हो सकता है चार्ज अलग अलग और चार्ज अलग अलग भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। ठीक है, इस और दोनों को हम जोड़ देते हैं किसी चालक द्वारा, तब उभयनिष्ठ विभव क्या होगा भाई, तो Q1 प्लस Q2 बटा के C1 प्लस C2 होता है। इसे ध्यान देना, जो उभयनिष्ठ विभव होगा, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव होगा V बराबर Q1 प्लस Q2 बटा के C1 प्लस C2। Q1 को हम लिख सकते हैं C1 V1 और इसको लिख सकते हैं C2 V2। समझ में आ रहा है ना। अगर इसमें इसका धारिता C2 हो, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंट हो V2 हो, तो C2 V2 को हम Q2 कह सकते हैं, और यहाँ पे इसी प्रकार इसको Q1 को C1 V1 कह सकते हैं। तो बस आपको ये समझना है कि उभयनिष्ठ जो विभव होगा वो V बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 बटा के C1 प्लस C2। C1 क्या होता है, गोली चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, या फिर इसको R बोल सकते हैं, त्रिज्या होता है, मतलब ये ध्यान देना। इस सूत्र का भी आपको यूज करना होगा। गोली चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R मतलब इसकी जो त्रिज्याएं होंगी वो। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो यहाँ R1 कर लेंगे, इसकी बात करेंगे तो R2 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन आपको अभी दे रहा हूँ और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, धातु के 2 गोलों की त्रिज्याएं 18 सेमी एवं 27 सेमी है। पहले क्वेश्चन क्या है, धातु के 2 गोलों की त्रिज्याएं क्या है, 18 सेमी और 27 सेमी है। तो पहले गोले की मान लेते हैं त्रिज्या क्या है, इस मान में ही लेते हैं तो 18 सेंटीमीटर है। दूसरे गोले की त्रिज्या कितना है, 27 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद क्या दिया है, प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। प्रत्येक को बच्चों कितना माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है, 75 माइक्रोकूलाम, मतलब इन दोनों को 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिए गए है ना। इसको भी 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया, इसको भी 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया। इतनी बात क्लियर हुई। इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 18 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर। बात समझ में आई इतना। दोनों को चार्ज समान दिया गया है 75 माइक्रोकूलाम, लेकिन इसकी त्रिज्या 18 सेमी और इसकी त्रिज्या 27 सेमी है। तो पूछा है इनको किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो तब इस पे उभयनिष्ठ विभव पूछा है। तो देखो उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या होगा, V बराबर Q1 Q2 बाई C1 C2 होगा। Q1 Q2 दोनों का मान 75 माइक्रोकूलाम और 75 माइक्रोकूलाम दिया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं Q1 बराबर 75 माइक्रोकूलाम और Q2 बराबर भी दिया है 75 माइक्रोकूलाम। इतनी बात भी क्लियर हो गई, इतनी बात भी क्लियर होगी बच्चों। अब उसके बाद देखो हमको क्या निकालना होगा, इसमें C1 C2, तो C1 पहले निकाल लो। C1 निकाल लो, क्या होगा, C1 बराबर क्या लिखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। इसका मान क्या होगा, 1/9 गुणे 10 के पावर 9 होता है बच्चों। क्योंकि आप ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, यही ना होगा। तो हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 होती है। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। R1 की वैल्यू क्या है, 18 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, मीटर में बदलेंगे बच्चों तो 18 गुणे 10 के पावर -2 लिखेंगे। 9 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा,
2 आएगा और 10 के पावर माइनस 2 ऊपर है, 10 के पावर 9 ऊपर और जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणे 10 के पावर माइनस 11 हो जाएगा C1 का मान। 2 गुणे 10 के पावर माइनस 11 हो जाएगा C1 का मान। समझ में आया बच्चों, इतना फैरड हो जाएगा, इतना ये फैरड हो जाएगा। धारिता का मात्रक फैरड होता है ना। अब दूसरा देखो C2 इसी प्रकार निकाल लो। C2 बराबर क्या लिखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। इसका मान क्या लिखेंगे, इसका मान बच्चों ये लिखेंगे कि 1/9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है, गुणे R2 का मान कितना है, 27 है। R2 का मान कितना सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे, 27 गुणे 10 के पावर माइनस 2। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब देखो 9 से 27 को काटेंगे तो 3 होगा, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर माइनस 2 और 9 और जाएगा तो 9 और 2 कितना होता है, -11 हो जाएगा। मतलब C2 का मान -11 फैरड हो जाएगा। 3 गुणे 10 के पावर -11 फैरड हो जाएगा। C1 C2 निकल गया, Q1 Q2 दिया। अब हमको उभयनिष्ठ विभव निकल जाएगा, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव, सूत्र यही रहने देते हैं, इसके बाद यहाँ लगा देते हैं। V बराबर क्या होगा, Q1 का मान रखो 75 माइक्रोकुलाम है और ये 75 माइक्रोकुलाम, तो दोनों को हम लिखेंगे तो 75 प्लस 75 कर देते हैं, दोनों से माइक्रोकुलाम को कॉमन लेकर उसका गुणा कर देते हैं 10 के पावर -6 का। इतनी बात समझ में आई, माइक्रो को बदल दिए 10 के पावर -6 का गुणा करके कुलाम में। अब देखो नीचे क्या है, C1 और C2 का मान है, C1 C2 रख दो भाई। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं ना आप लोगों को, नहीं तो इसको ऐसे ऐसे कर देते भैया, देख लो। इसको लिख सकते हैं 75 माइक्रोफैरड को लिख सकते हैं क्या, माइक्रोकुलाम है 75 माइक्रोकुलाम, तो 75 गुणे 10 के पावर -6 प्लस इसको भी लिख सकते हैं 75 गुणे 10 के पावर -6। नीचे क्या होगा इसका मान, C1 का मान कितना है, 2 गुणे 10 के पावर -11 अब प्लस 3 गुणे 10 के पावर -11। अब जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो 75 कितना होगा, 150 हो जाएगा। 150 देखो इधर हो जाएगा 150 गुणे 10 के पावर -6, नीचे क्या होगा 3 और 2 5, 5 गुणे 10 के पावर -11। अब जब इससे काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 30 आएगा और गुणे 10 के पावर कितना होगा बच्चों, देखो 11 ऊपर जाएगा तो बचेगा प्लस में 5, कितना बचेगा प्लस में 5। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ विभव है, या तो इसी को लिख सकते हैं क्या, जो V बराबर 30 गुणे 10 के पावर 5 आया है, V बराबर 30 गुणे 10 के पावर 5 आया है बच्चों। इसी को अगर एक अंक पे लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं V बराबर 3 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव यही होगा। अतः उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, 3 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि एक यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, यहाँ ध्यान देना, ए और बी यहाँ पे है, इसके बीच में यहाँ 4 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर संधारित्र है, यहाँ पे 12 माइक्रोफैरड का, ठीक है। यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। तो पूछा क्या है आपसे, ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताओ। मतलब ए और बी के बीच जो है तुल्य धारिता बताना है। साथ ही बताना है बच्चों कि 4 माइक्रोफैरड वाला जो भी संधारित्र होगा उसके बीच विभव कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले ये बताओ ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में धारिता जुड़ता है तो धारिता के लिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, चलिए लिखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग कि 4 माइक्रोफैरड तथा 12 माइक्रोफैरड को किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है बच्चों। जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, 1/C जो इसका तुल्य होगा, श्रेणी क्रम में 1/, करके होता है। जैसे प्रतिरोध की बात होता है
तो प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार धारिता में क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12। इसको हल करेंगे बच्चों तो 1/C बराबर क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 3 हो गया, 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/C बराबर कितना हुआ, 1/C बराबर 4/12, या इसको लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, 4 तिहाई 12, 1/3। तो C बराबर कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड हो गया। इसके बीच जो तुल्य धारिता होगा बच्चों, पहला आंसर हमारा आ गया कि A व B के बीच तुल्य धारिता क्या होगा, 3 माइक्रोफैरड। समझ में आया इतनी बात। अब जब तुल्य धारिता निकल गई तो हम आवेश निकाल लेंगे। आवेश Q बराबर क्या होता है, C इंटू भी, क्या होता है, C इंटू भी। C का मान कितना है, 3, और V का मान कितना है बच्चों, V का मान देखो कितना दिया है, 2 वोल्ट की बैटरी है। चलो निकाल लो 2 वोल्ट, कितना हो जाएगा, 6 कूलाम हो गया ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6। समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद हमको जो निकालना है हम क्या निकालेंगे, Q का मान जब 6 आ गया तो अब हम निकालेंगे क्या, हमको 4 माइक्रोफैरड वाले में भी पूछा है। समझ में आया। तो देखो V बराबर क्या होता है, Q/C होता है। Q का मान कितना है, Q का मान 6 है, 6 रख दीजिए। V C का मान कितना है, 4 माइक्रोफैरड पे पूछा है, 4 कर दीजिए। इसमें माइक्रो भी आएगा ना बच्चों, माइक्रो कुलाम आएगा। देखो इसका माइक्रो तो रहेगा ना, माइक्रो कुलाम, और माइक्रो माइक्रो कट जाएगा इधर फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ माइक्रो भी रहेगा, यहाँ 6 माइक्रो कुलाम रहेगा। समझ में आया ना। देखो सीक में माइक्रोफैरड है, अभी का क्या होगा, वोल्टेज होगा, तो माइक्रोफैरड और इसका वोल्टेज तो ये है, तो माइक्रो शब्द रहेगा, मतलब ध्यान देना। अब फिर माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना। इसको जब काटोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, V बराबर 1.5 आएगा, क्या, 4 एकम 4, 2 हो जाए, 4 पंजे 20। ठीक, 1.5 वोल्ट हो जाएगा। अतः क्या लिखेंगे बच्चों, अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड धारिता, जो संधारित्र के बीच जो विभव होगा वो क्या होगा, 1.5 वोल्ट होगा। और A और B के बीच तुल्य जो धारिता होगा वो कितना होगा, A व B के बीच तुल्य धारिता कितना होगा, 3 माइक्रोफैरड होगा। तीन दोनों क्वेश्चन का आंसर ऐसे हम सॉल्व करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लोग क्या करो, नोट डाउन बना लो। और ए भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखो क्या होता है ना कि पेपर में बहुत टफ भी क्वेश्चन नहीं आता, बहुत आसान भी नहीं आता बच्चों। पेपर में जो होता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा से बस अगर आप पढ़ के ठीक तरीके से गए हो तो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब मानो तो 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा से घुमा कर होते हैं, या फिर जिसको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। बाकी जो 80% क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं कि जो अगर आप, जो बच्चा थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ के गया है वो तो कर ही लेगा। देखो वो जो 20% लास्ट के बचते हैं, वहीं अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है या 95, 96, 93, 90 ऐसे जो भी ला रहे हैं परसेंटेज, तो जो 20% है वो 20% जो लास्ट के 20% बचता है, जिसको करना थोड़ा सा कठिन होता है, जिन बच्चों का वो सब तैयार होता है वो कैटेगरी में चले जाते हैं, मतलब 90 के एबव वाले में हो जाते हैं। समझ में आया बच्चों। और 80-85 लाना कक्षा 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही आसान हो गया, 90 तक भी लाना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, मैंने पिछले 2-3-4 सालों से, जब से 12th की क्लास पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, मेरे यहाँ से भी बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी लाए हैं। डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि आप जान रहे हैं, KDS सोनभद्र आपके YouTube चैनल का नाम भी है, तो इसमें बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मतलब कह सकते हैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट टॉप भी कर चुके हैं इस ऑफलाइन कोचिंग से। और हाँ 93, 94, 94 पॉइंट कुछ भी आप लोगों से एक दिन मैं उन बच्चों का इंट्रो इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। ये बात मैं डेली सोचता हूं, और ज़रूर कराऊंगा कि कितने बच्चे मेरे पढ़ाए हुए या मेरे यहाँ से 90+ लाए थे, या कितने बच्चे 95 के अप्रॉक्स में थे। ठीक है बच्चों, तो सारे चीज़ें देखो वो बहुत स्पेशल नहीं थे, हाँ वो वर्क करते थे, वो ईमानदारी से पढ़ते थे, और वो अच्छा परसेंटेज लाए। तो आप भी ला सकते हो बच्चों। ठीक है, आप भी ला सकते हो, जो बच्चा पढ़ेगा वो लाएगा।
देखो आज के डेट में पहले 2-3 साल 4 साल पहले देखो तो सिलेबस बहुत ब्रॉड हुआ करती थी। आज देखो फिजिक्स से ही थोड़ा सा है जो ज़्यादा है, बाकी केमिस्ट्री में देख लो कितने चैप्टर रह गए हैं, है ना। सारे चीज़ें तो निकाल ही दिया गया है। बायोलॉजी में देख लो कितने चैप्टर रह गए हैं। मैथ का देख लो पतली पतली किताबें, 2-3 महीने का सिलेबस है और उसको भी बच्चे तैयार नहीं कर पा रहे हैं और लास्ट दिन भी तैयार करते चले जाते हैं। ठीक है, कितनी सोचने वाली बात हो रही कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और ऐसे देख ही रहे हो कि आपको खुद ही सिलेबस इतना कम कर दिया जा रहा है कि आप मत पढ़ो। तो बच्चों थोड़ा एक्स्ट्रा करना है आपको, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चा पढ़ेगा वो कुछ करेगा। ठीक है, तो आप पढ़िए, और अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये आगे के जो 10-15-20 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं, 12 दिन 15 दिन, उसको बेटा आप सभी लोग एकदम ईमानदारी से पढ़ना चालू कर दो। अभी भी पढ़ोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलो।